गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। सभी मन से पढ़ रहे होंगे। आज आपके लिए जो मिसलेनियस सीरीज चल रहा है, जो आगामी एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए चलिए आप लोग भी मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मज़ा आएंगे सबको पढ़ने में, क्योंकि अभी ये लंबा सीरीज होगा और आप लोग भी मन से पढ़िएगा और लाइक कीजिए। जो आंसर उनसे पूछा जाता है वो जवाब दीजिए। देखिए हाथ में क्या हो गया, इंक लग गया, इसीलिए कि अभी तो मेरा तबीयत लगातार डाउन होते जा रहा है। आप देख ले कि कल भी डॉक्टर के पास, आज भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। चलिए क्या कीजिएगा, फिर भी आज तबीयत ठीक है। कल से वीडियो देने में इसीलिए कि उल्टा पुल्टा हो जाता है, क्या करेंगे। शरीर भी तो साथ देगा तब तो कोई काम करेंगे। अब आइए कहते हैं, वक्त बड़ा नहीं होता है। मेरे प्यारे छात्र छात्रों, वक्त बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो इंसान होता है। माना कि आज तकलीफें बड़ी है तो पर कल कामयाबी भी तो बड़ी होगी, पर कल कामयाबी भी तो बड़ी होगी। आइए देखते हैं, इन्हीं के साथ शुरू करते हैं। कल के वक्त कभी बड़ा होता नहीं इंसान से, इंसान से कुछ भी बड़ा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ वक्त बड़ा नहीं होता है, इंसान से इंसान बड़ा होता है। माना कि आज तकलीफें बड़ी है लेकिन कल तो कामयाबी भी तो बड़ी होगी। हुचकी लगा हुआ, क्या बताए, बुरे से पानी पी चुका है, इसके बाद ये घर भी लफड़ा है मेरा। एक बार होश की उड़ जाओ, दिन भर वो हो सकते रहते हैं। चलिए आइए, समय बिल्कुल नहीं गवाएंगे और फास्ट में खींचेंगे। सबसे पहले देखते हैं वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है। और एक आया था, एक डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच। वुड्स क्या है, वुड्स से है, वुड्स डिस्पैच। वुड्स क्या होगा, वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच का संबंध शिक्षा सुधार से, शिक्षा सुधार से था मेरे प्यारे बच्चों। अब ये देखते हैं, वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा सुधार से है। बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो वुड डिस्पैच आया था कब, 1854 ईस्वी में। ये आया था कितना ईस्वी में, 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया था। तो क्वेश्चन पूछेंगे वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 ईस्वी में। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध शिक्षा सुधार से है, इसलिए इसे एजुकेशनल डिस्पैच भी कहा जाता है। इसे एजुकेशनल डिस्पैच भी कहा जाता, एजुकेशनल डिस्पैच भी कहा जाता है। किसे, वुड डिस्पैच का किससे संबंध है, संबंध शिक्षा सुधार से है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी जल्दी आप लोग इसको लिखिएगा। अब आगे देखते हैं, अपना सब देखते हैं आगे। हमारे दैनिक जीवन की जो है ना, लाइफ के नियमन का जो है ना एक महत्वपूर्ण कार्य मेलेटोनिन हार्मोन करता है। आइए देखते हैं, मेलेटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन का जो है
ये हार्मोन जो है हमारे शरीर, ये हार्मोन सबसे पहले देखते हैं। मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है तो अंदर से तबीयत देखते हैं बार बार हुचकी हो रहा है। जैसे बुलाने का कुछ बुलाया जाता है, कुछ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। मिलेटोनिन हार्मोन ये जो है पिनियल ग्रंथि से निकलती है। किस ग्रंथि से? पिनियल ग्रंथि से स्रावित होती है। अब देखते हैं ये जो है पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? ये अग्र मस्तिष्क है ना, इस अग्र मस्तिष्क में ये स्थित है। अग्र मस्तिष्क, अग्र कहाँ पे? ये अग्र मस्तिष्क में है। कहाँ पे? अग्र मस्तिष्क में स्थित है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछेंगे मिलेटोनिन हार्मोन ये पिनियल ग्रंथि से स्रावित होती है और ये जो है अग्र मस्तिष्क में, आगे वाला मस्तिष्क में ये स्थित है। अब इसका इस जो है मिलेटोनिन हार्मोन का कार्य देखते हैं। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य देखिएगा, जैसे हमारे शरीर के दैनिक लय के नियमन का जो है ना, नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे देखिएगा अपना सब नींद से जागने के चक्र एवं शरीर के तापमान का जो है ना लय को बनाए रखना। जैसे नींद कब जागेंगे, कब कैसे होंगे, इन्हीं का कार्य होता है। नींद से जगाने के जो है ना कार्य यही करते हैं। उसके बाद शरीर के तापमान को बनाए रखने का कार्य यही करते हैं। तो दोनों को मिल सम्मिलित रूप से कहा जाता है क्या? हमारे शरीर के, इसका कार्य देखिएगा, हमारे शरीर की दैनिक जो है ना लय, हमारे शरीर के दैनिक लय के नियमन का जो है ना एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे नींद से जगाने के चक्र एवं शरीर के तापमान की समान रूप को बनाए रखना। ये इसका समझ गए। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये भी वीवीआई है, ये भी वीवीआई है। समझ गए? तो देखिएगा, वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा सुधार से था। इसे जो है ना एजुकेशनल डिस्पैच भी कहा जाता है। 1854 ईस्वी में मतलब जो है ना ये आया था और उसके बाद ये मिलेटोनिन हार्मोन ये पिनियल ग्रंथि से स्रावित या निकलती है और ये ग्रंथि जो है ना अग्र मस्तिष्क में स्थित है। अच्छा बताइएगा, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग ब्रेन होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है ना अग्र मस्तिष्क से ही होता है। लेकिन मस्तिष्क के अंतर्गत वो कौन सा भाग भूख, प्यास, प्यार, घृणा का ध्यान कहाँ मस्तिष्क में किस भाग में आभास होता है? अब बायोलॉजी हम पढ़ा है, साम्य
दीजिएगा जवाब। अब देखिए, इस हार्मोन का कार्य होता है कि हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन का जो है ना एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। जैसे नींद से जागने की चक्र, कब जागेंगे, और हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में कार्य करते हैं। समझ गए? तो चलिए स्क्रीन शॉट इसको लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अपना सब आराम आराम से पढ़िए, क्योंकि देख रहे हैं अभी फिर आज नया, आज परेशान की परेशानी है। पता नहीं, लगातार 10 दिन से हम दवाई खा करके परेशान हो गया। अभी भोरे से दूसरा है एक परेशानी फिर घुस गया बॉडी में। अब घुस गया तो लगातार हुचकी हो रहा है, लग रहा है कि दिन भर ये हुचकी जारी रहेगा। पता नहीं, पानी भी पिए फुल, कितना पानी ही पिएंगे। चलिए अब आइए देखते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, सबसे पहले आवर्त सारणी के, यह आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का जाइए अष्टक नियम। ये नियम सबसे पहले देखेंगे, इसे बताया केमिस्ट्री में किसने दिया, मैं फिर अभी बता देता हूँ। ये दिया था आपको न्यूलैंड ने, न्यूलैंड ने तत्वों के जो है ना आवर्त सारणी का अष्टक नियम दिया। ये अष्टक नियम दिया न्यूलैंड ने। ये आवर्त सारणी से, तत्वों के आवर्त सारणी से संबंधित है, तत्वों के आवर्त सारणी से संबंधित है। लेकिन ये जो है ना, ये नियम जो है ना कैल्शियम तक ही लागू रहा। कहाँ तक लागू रहा? ये कैल्शियम तक ही लागू रहा। यह नियम कैल्शियम तक ही लागू रहा। कौन सा? ये अष्टक। लेकिन तत्वों के आवर्त सारणी से संबंधित सबसे पहले किसने नियम दिया, नियम दिया था, उसका नाम बताइए। तत्वों से संबंधित आवर्त सारणी। क्वेश्चन, तत्वों से संबंधित आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री पढ़ा दिया हूँ, तो जब पढ़ा दिया हूँ, लिखाया भी हूँ, पीरियोडिक टेबल को एक एक भाग को तोड़ के बताया भी हूँ, तो इतना तो बनता है। अगर आप पढ़े हैं, कुछ भी तो पढ़े हैं, तो आप इसका जरूर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं कि पहला जवाब किसका आता है। जो जितना जवाब पहला देंगे, सबसे पहले आएंगे, वो उतना आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, हम आगे चलते हैं। आगे आइए तो न्यूलैंड का जो है ना अष्टक नियम, जो तत्वों के आवर्त सारणी से संबंधित है, यह नियम कैल्शियम तक ही लागू रहा। इस नियम का मतलब क्या था कि पहला तत्व का गुणधर्म 8वें मतलब 7वां तत्व जो है ना उसके जैसा रहेंगे, मतलब सारे गामा पद्धति। समझ गए ना? मतलब उसके बाद जैसे 8वां आएगा, तो उसके बाद 8वां का संबंध पहला से, जैसे एक मिनट समझिए, ये जो है समझिए, पहला दूसरा ये कहा, पहला के नियम 8वां से, दूसरा के नियम 9वां से, तीसरा के नियम, मतलब हर एक 8वां आता। तो देखिएगा कि यह अपने पहले जैसा होगा। यही अष्टक के नियम, जो कैल्शियम तक ही लागू रहा। तो कैल्शियम तक ही लागू रहा, तो आप लोग बताइएगा कैल्शियम का, आप लोग को बताए हैं, तो जो बच्चा आज कैल्शियम का मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दीजिएगा। कैल्शियम का प्रोटॉन संख्या कितना होंगे, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होंगे, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना होंगे, कैल्शियम का न्यूट्रॉन संख्या कितना होंगे, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होंगे, ये सब आप जवाब दिए। प्रोटॉन हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया,
द्रव्यमान संख्या हो गया, न्यूटन संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ये मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिख करके तुरंत बताइए कि कैल्शियम का परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या इतना है, मतलब जो भी दिए हैं, प्रोटॉन हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया, न्यूटन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब बताना है सबको। इस चीज़ की जो भी केमिस्ट्री पढ़े हैं और बताए अच्छी तरह से कि प्रोटॉन संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूटन संख्या क्या होता है और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है। ये आपका दायित्व बनता है अगर आप सब इसका सब आदमी दीजिएगा इसका। अब भैया आगे देखते हैं अपना सब जो है ना, आगे की क्रिया देखते हैं। अब ये देखते हैं अपना सब कि अपसारी सीमा। सबसे पहले देखते हैं अपसारी सीमा। ये अपसारी सीमा क्या होता है? अपसारी सीमा, जब देखिए मेरे बच्चों, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में अलग होती है। जब दो प्लेट, मान लेते हैं एक प्लेट ये हो गया, हाँ, एक प्लेट ये हो गया, ये प्लेट इधर चला गया, ये प्लेट इधर चला गया, बीच में जो गैप होगा ना, मतलब ये खिसक करके यहाँ आ गया, ये खिसक करके ये खिसक गए यहाँ। अब इस बीच में जो क्षेत्र बना है ना, इसी को बोलते हैं अपसारी सीमा। इसी को क्या बोलते हैं? अपसारी सीमा। अब तो समझ गए होंगे अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का मतलब क्या होता है, या इसको बोल सकते हैं न्यू भूपटपट्टी बोल सकते हैं इसको, नई भूपटपट्टी, भूपटपट्टी इसी को बोल सकते हैं। जब दो प्लेट विपरीत की ओर खिसके, अब बीच में जो नया गैप बने, जो क्षेत्र बने, उसी को अपसारी सीमा कहते हैं। नई भूपटपट्टी, नई पट्टी, ये नई पट्टी बन गया, नई पट्टी बना ना, इस नई पट्टी को ही अपसारी सीमा कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक जो है, मध्य अटलांटिक कटक जो है ना, अपसारी सीमा का उदाहरण है। अपसारी सीमा का उदाहरण है। तो अब प्रश्न क्वेश्चन कैसे पूछे थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे बच्चों, इसलिए यो भी बिहार में ही क्वेश्चन कैसे पूछे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो मध्य अटलांटिक कटक। अब तो समझ चुके हैं कि ये अपसारी सीमा क्या होता है। जब दो प्लेट एक स्थान से विपरीत दिशा में खिसक गया और बीच में जो नई पट्टी बन गया, उसी को बोलते हैं क्या? अपसारी सीमा। तो चलिए ये चीज तो समझ गए। इसका उदाहरण सबसे अच्छा है मध्य अटलांटिक कटक, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये चीज भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बारे में जो है ना लिख लीजिए क्या होता है, एक बार लिख देते हैं, तो आप लोग भगवा सर है, कई ऐसा समझाए लेकिन लिखा ही नहीं। अब इतना नहीं कॉमन सेंस है कि सर समझा दिए तो अपना मन से लिख ले, नहीं, वो चीज नहीं हो पाएगा। तो कहना चाहेगा तब तो होगा ना, करना ही नहीं चाहता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में, किसी दिशा में, विपरीत दिशा में अलग हटती है, अलग हटती है, तब नहीं पड़ती, तब नहीं पड़ती
तब नई पट्टी का निर्माण होता है। नई पट्टी का निर्माण होता है। निर्माण होता है। निर्माण होता है। उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। अपसारी प्लेट कहते हैं। जैसे मध्य अटलांटिक कटक। जैसे आप यहाँ पे चलिए, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट आइए, एक प्लेट ये हो गया और एक प्लेट ये हो गया। ये प्लेट इधर भी स्थापित हुआ, ये प्लेट इधर भी स्थापित हुआ, तो ये प्लेट खिसक करके यहाँ आ गया, ये प्लेट खिसक करके यहाँ आ गया, तो बीच में जो ये गैप बना, तो यही गैप को, इसी गैप को बोलते हैं क्या? अपसारी सीमा या अपसारी प्लेट। आइए, तो चलिए इतना चीज़ आप लोग कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं ये रामबाण साबित होगा और इसे देखना बहुत ही जरूरी है। इस क्लास को जो इग्नोर करिएगा उसको बहुत बड़ा घाटा लगने वाला है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो भी बात करेंगे एग्जाम में वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। इसलिए इस सीरीज को देखिए और बनाइए और मज़ा आएंगे, आप लोग को अच्छा लगेंगे। अब ये देखते हैं, भारत में अधिकतर उत्तम किस्म की कॉफ़ी की खेती या उत्पादन होता है। तो भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन होता है उसका नाम है अरबिका कॉफ़ी। आइए यहाँ लिखते हैं, भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये अरबिका कॉफी, ये जो देख रहे हैं इसको हैंडल, ये मेन है। भारत में जो कॉफी उत्पादन होता है वह अरबिका कॉफी, ये अरबिका, और ये उत्तम किस्म की कॉफी होती है और भारत में इसी का उत्पादन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत ये कॉफी जो है ना, इसे यमन देश से लाया था। कहाँ से लाया था? यमन देश से भारत में लाया गया था। अब आप लोग बताइएगा, यमन का यमन का राजधानी कहाँ है? आप खुद लिखिएगा, आपको नहीं फुर रहे हैं, आपको नहीं हो रहा है कि क्या करता, हम तो बता रहे हैं ना, आप कम से वो तो कीजिए। इसकी राजधानी लिखिएगा कहाँ है और इसकी करेंसी मतलब मुद्रा क्या है ये लिखिएगा, समझ गया। और ये भी लिखिएगा यमन किस महाद्वीप का देश है, किस महाद्वीप का देश है। तो यहाँ इतना आप कीजिएगा और आप कीजिएगा, हम समझ गए, और आप करिएगा तो हमको भी भेज दीजिएगा और हमें भी जवाब दीजिएगा इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी मुद्रा क्या है, ये किस महाद्वीप में है। कम से कम इतना तो आप कीजिएगा इसके लिए। अब आइए देखते हैं, भारत में कॉफी का उत्पादन किस किस राज्य में होता है। भारत में कॉफी का उत्पादन, तो सच भारत में कॉफी का उत्पादन राज्य, तो भारत में कॉफी का उत्पादन राज्य निम्न राज्य है। जैसे हो गया आपको मुख्य रूप से कौशक कॉफी, कौशक कर्नाटक, बगल में कौशक केरलो है,
अब अगर मैं तो तमिलनाडु वो है तो इसका मुख्य रूप से भारत में हो गया कर्नाटक, कर्नाटक। उसके बाद हो गया आपको कर्नाटक हो गया, उसके बाद क से केरल भी हो गया, हाँ, और तो से तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में इस 3 राज्य में मुख्य रूप से कॉफी होता है, सबसे अधिक कहाँ, कर्नाटक में, उसके बाद केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में। लेकिन एक बात और समझिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक बात और समझिए, ये तो आपको ये बता दीजिएगा, इसको मिटा दीजिए, ये तो आपका ही काम है। आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना कॉपी में भी लिखिएगा और हमें भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। उसके बाद आइए, ये कॉफी काली मिट्टी में इसका उत्पादन होता है। कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी, कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी या मृदा, मिट्टी या मृदा काली होती है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़, इसका काली मृदा, काली मृदा। तो काली मृदा का जो है ना, काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो भारत भूगोल जो पढ़ाए थे तो उनकी फायदा हो रहा है ना। अरे इसमें कुछ बात आपको रिवीजन होगा, ये क्लास जरूर अटेंड कीजिए, जरूर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और आप बताइए, जब हम भारत काली मृदा बताए थे तो काली मृदा भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कम से कम राज्य का नाम, 1 या 2 राज्य का नाम बताइएगा, जो है ना 1 या 2 राज्य, कम से कम 2 राज्य जरूर बताइएगा जहाँ जहाँ काली मृदा पाई जाती है। तो चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आगे चलेंगे। अच्छा लगता है आप लोग को पढ़ाने में, एक दिन झगड़ा एक दिन में बड़ा अच्छा लगता है। तुमने, अरे वक्त कभी बड़ा नहीं होता है इंसान से, मेरे प्यारे बच्चों, वक्त बड़ा नहीं होता है। अरे वक्त बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो इंसान होता है। माना कि आप बहुत बड़ी तकलीफ है, यही पा करके उनको हुचकी हो जाता है, तो एक दिन कामयाबी भी तो बहुत बड़ी मिलेगी। आइए अब आइए अपना सब देखते हैं आगे। अब आगे देखेंगे अपना सब जो है ना, अब आइए विद्युत धारा। कहते हैं किसी चालक से विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, किसी चालक से, किसी कंडक्टर से विद्युत प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिए विद्युत धारा, देखिए सब मिलकर लग रहे हैं। किसी चालक से, किसी चालक से विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब आइए विद्युत धारा कहा जाता है, तो विद्युत धारा बराबर, देखिए मेरे बच्चों, विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश बटे समय, ये होता है विद्युत धारा वाला सूत्र। अब देखिएगा विद्युत आवेश का ऐसा ही, विद्युत आवेश को कुछ है ना संकेत करता है क्यू से, विद्युत आवेश को संकेत करता है किस से, भर का क्यू से, और समय को सबको जानना करता है किससे,
तो समय को सूचित करते हैं। आइए इसके बाद लिख सकते हैं। अब विद्युत धारा सुनिए, और विद्युत धारा को जो है ना आई से सूचित करता है। विद्युत धारा को आई से देखिएगा, और आवेश को बड़का क्यू से, और समय को बड़का टी से सूचित करते हैं। इतना बात तो जानते हैं। इसलिए लिख सकते हैं आई बराबर क्यू बटे टी। ये तो लिख सकता है आई बराबर क्यू बटे टी है। अब देखते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक आवेश का कूलम होता है। आवेश का क्या होता है? आवेश का कूलम होता है। आवेश का कूलम, कूलम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम को सी से सूचित करते हैं। समय का सेकेंड सबको पता है, SEC, मतलब कूलम पर सेकेंड। इसी को बोलते हैं एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। यानी कि हो गया विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या हो गया? एम्पियर। और एम्पियर कहाँ से निकला? कूलम बटे समय को ही एम्पियर कहा जाता है। और एम्पियर को बड़का ए से सूचित करता है। किससे? बड़का ए से सूचित करता है एम्पियर को। तो कहते हैं विद्युत धारा किसी चालक से विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, बड़का आई से, और विद्युत आवेश को बड़का क्यू से, समय को टी से। तो आई बराबर क्यू बटा क्या हो गया? टी। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, और समय का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। और एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो गया। क्या हो गया? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो गया। आप लोग को फिर यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं कि विद्युत धारा कौन सा राशि है? सदिश की अदिश? विद्युत धारा सदिश है कि अदिश? अदिश। ये कौन सा राशि है? आंसर दीजिएगा, आप लोग बताइएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सर। फिर आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलते हैं, भागते चलिए, समय नहीं गवाएंगे। आज अच्छा लगता होगा आप लोग को इस क्लास से। मैंने कहा था विश्वास कीजिए ना, आपकी समस्या हमारी समस्या। आपकी समस्या को जब तक रहेंगे तब तक हम चैन से सोएंगे ना सुने देंगे आप लोग को भी। उठो जागो तब तक पढ़ो। ए मेरे बच्चों, उठो जागो तब तक पढ़ो जब तक तुम्हें नौकरी न मिल जाए। अरे अपना मेहनत से ऐसा वक्त लाओ, खुदा भी के क्या बदलता है, खुदा को भी हैरान कर दो। ऐसा पढ़ते तो हर कोई, गढ़ता है कोई जो गढ़ता है उसी का रिजल्ट होता है। पढ़ता है हर कोई, लेकिन गढ़ता है कोई और। चिंतन मनन ध्यान करके कभी आलोक पढ़ता है, उन्हीं की कामयाबी भी होता है। तो कामयाबी आसान है, लेकिन उनके प्रति आपको श्रद्धापूर्वक रहना पड़ेगा। आइए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब ये एक बात समझते हैं अपना से एक बात और देखते हैं। सेल वास, पंपास, वेल्ड होगा, डाउन्स। ध्यान दीजिए, ये सब घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है।
सेलवास और पंपास, ये दोनों दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान है। दक्षिणी अमेरिका का जो है ना घास का मैदान है। तो आइए, वर्ल्ड दक्षिणी अफ्रीका की घास के मैदान पर है वर्ल्ड। ये हो गया। ये जो हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान है। तो ये जो 3-4 दिए हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से रखिएगा याद में। डाउन देखिएगा मैप में, मतलब उत्तरी, मतलब सबसे नीचा में यही महाद्वीप है। मतलब ध्यान दीजिएगा कि डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया में, वर्ल्ड हो गया दक्षिणी अफ्रीका में, पंपास और सेलवास ये हो गया दक्षिणी अमेरिका के घास की मैदान है, जो हम आपको पूछेंगे। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है ये, इसलिए कि इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं। चलिए हो गया, तो हो गया होगा तो आप लोग चलिए सब ढंग का क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये सब ढंग का क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। अब ये देखते हैं प्रतिरोधकता का कि SI मात्रक मीटर ओम होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक मीटर ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। ओम को ये, मीटर को छोटका एम से ये होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। किसी धातु की प्रतिरोधकता उस धातु की प्रकृति पर एवं धातु के तापमान पर निर्भर करता है। अब ये जो है किसी वस्तु की प्रतिरोधकता उस धातु की प्रकृति पर एवं धातु के तापमान पर निर्भर करती है। तापमान पर निर्भर करती है। कौन? ये प्रतिरोधकता। ओम का आइए, ओम का प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। संकेत में बड़े तो यही होता है, समझ गए ना? ओम होता है। एक और लिखिए, आवृत्ति का SI मात्रक, आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को बड़का या छोटका जेड से सूचित करते हैं। तो आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। प्रश्न आप लोग के लिए है यहाँ पे। वाट किसका SI मात्रक है? जूल किसका SI मात्रक है? न्यूटन किसका SI मात्रक है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि वाट किसका SI मात्रक होता है, जूल किसका SI मात्रक होता है और न्यूटन किसका SI मात्रक होता है। मेरे बच्चों, इसको लिखा चुका हूँ क्लास में बता के समझा के, तो जरूर आपको इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे कहानी चलते हैं। हो गया हो।
होगा। चलिए मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। आज आप लोग ये कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन अभी आज की वीडियो कितना आपको लिए अच्छा है, क्या ये वीडियो बनना चाहिए या नहीं चाहिए, ये खुद आप लोग कमेंट सेक्शन में देना दीजिएगा कि हाँ सर बनाइए, क्या आप लोग इससे फायदा है या नहीं है, ये आप लोग खुद बताइएगा। आज ये आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, किसके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं। टाइम भी हमको देखना है, फिर क्लास भी जाना है। आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। 29 अगस्त को जो है ना राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। समझ गए। अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। अब देखते हैं, आप लोग बताइएगा विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस, एक और लिख लीजिए, विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। 29 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आइए थोड़ा सा इंक दे देते हैं, देखते हैं क्या इंक इसमें कमी हो रहा है, लिखा जा रहा है ना। पल में सतैलो जी न पाइब हम तो से बिछड़ के, जान बहुत शर्मिंदा है। आइए मेरे प्यारे छात्रों आगे देखते हैं। एक है सार्क। सार्क या इसी का नाम है दक्षेश। इसी का नाम है दक्षेश। सार्क कहिए दक्षेश कहिए एक ही बात है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए, ये क्या होता है कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। संघ मतलब समूह होता है। मतलब सार्क बोलिए या दक्षिण तो एक ही मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। यह संघ मतलब समूह है। सबसे पहले इसकी स्थापना देखिए। इसकी स्थापना हुआ आपको इसकी स्थापना हुआ 1985 ईस्वी में। 1985 में इसकी स्थापना हुआ मेरे प्यारे छात्रों। अब सबसे पहले देखते हैं, इसमें 8 देश शामिल है। इसमें कितना देश शामिल है? दक्षिण जो है ना 8 देशों का समूह है। वो देखते कौन कौन सा है। भारत हो गया, भारत भी है, मालदीव भी है, भारत हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, उसके बाद नेपाल हो गया, और उसके बाद अफगानिस्तान। 8 देश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन छूट गया? भूटान लीजिए ना, भूटान। बस सार्क में ही देश 8 देश शामिल है।
अब आप लोग बताइएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, खुद आप लोग दीजिएगा। इतना चीज हम कर दिए, इतना चीज हम कर दिए, तो क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछेगा। कहेगा नीचे दिए गए प्रश्न में कौन सा दक्षिण या सार्क में शामिल देश है, तो ये इनमें से कोई हो जाएगा। या अगला क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन जो है ना दक्षिण या सार्क में शामिल देश नहीं है, 3 वैश्विक से दे देगा, एगो और कोई दे देगा जो इसका सदस्य नहीं होगा। हाँ, तो इसका मीनिंग होता है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, स्थापना 85 में, 8 देश शामिल है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये खुद आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, हमको कहा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए इसको मिटाइए धार। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आज बताइए कि मजा आया कि नहीं आया इस क्लास से। आप बताइए कि आपके एग्जाम के लिए कितना फायदा होंगे, ये खुद आप जानिए, बड़ी सोच समझ के बनाना पड़ता है। आइए भाषा सम्मान पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए देखते हैं, भाषा सम्मान पुरस्कार। भाषा सम्मान पुरस्कार सबसे पहले ये दिया जाता है 1996 ईस्वी से, ये दिया जाता है 1996 ईस्वी से दिया जाता है। पर ये दिया जाता है आपको, ये दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। प्रश्न पूछेंगे कैसे, भाषा सम्मान पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो 1996 ईस्वी से। और अब देखिए आते साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा जाता है, ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 या 4 लेखकों को दिया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष जो है ना, ये सम्मान प्रत्येक वर्ष 1996 ईस्वी से दिया जाता है। तो ये भाषा के क्षेत्र में ही दिया जाता है। भाषा सम्मान तो भाषा के क्षेत्र में, लैंग्वेज के क्षेत्र में ही दिया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष 3 या 4 लेखकों को दिया जाता है, इतना बात तो समझ गए। अब बताइएगा, आप लोग को सोचिएगा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ, कम से कम मेरे बच्चों हमारे साथ कहते चलिए। जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कमेंट में भी आंसर दीजिए और अपना कॉपी में भी लिखिए, तब जाकर के आप एक परफेक्ट छात्र बनिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अपना सब ये चीज पूछे जाता है, इसी लेकर के जो है ना आपको हम बता दिए। अब ये आगे देखते हैं अपना सब आंग्ल नेपाल युद्ध स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में जानते हैं। इसके साथ क्लास को एंड करेंगे, फिर वहाँ भी जाना है। आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध बड़ा पूछे जाता है एग्जाम में। ये हुआ था 1814 से। लाइन कट गया, चलिए आज के यही सामान रहने देते हैं, क्योंकि लाइन कट गया ना, तो लाइन कट गया तो देखते हैं, अगर खिड़की खोल के हो जाए तो हो जाएगा, चलिए करिए लेते हैं पहले, इतना बचा हुआ है, क्योंकि अब जो चीज़ कुछ चलिए हो जाएगा, चिंता मत कीजिए।
हो जाएगा ना। हाँ चलिए वही जगह में आइए देखते हैं। सबसे पहले अपना बात लोग देख लेते हैं। आइए, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 ईस्वी में हुआ और 1816 ईस्वी में समाप्त हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें जो है ना नेपाली गोरखाओं जो है ना लड़े थे, जिसका हार हुआ। इसमें देखिएगा नेपाल की गोरखाओं की हार हुई और अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई। अंग्रेजों ने जीते और अंग्रेज की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में देखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो है ये युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये युद्ध हुआ था। अब देखिए ये युद्ध समाप्त जो हुआ ना, तो अंग्रेज और नेपालियों के बीच में जो है ना एक संधि हुई, जिसका नाम है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई। तब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? आंग्ल नेपाल मतलब नेपाल और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ 1814 से 1816 के बीच में। इसमें नेपाल की गोरखाओं की हार हुई, अंग्रेजों जीते और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उन्हीं के समय में लड़ा गया और इस युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि के साथ हुई। आज का सेशन यही समाप्त आपका भी हुई। लाइक कीजिएगा, लाइक कम से कम करिए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन के जवाब दीजिए। चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोग को अच्छा लगे होंगे। आगे मिलते हैं, यही रखते हैं।